तो वे उंगली पीछे मिलाते थे सारी। आज भी ये उंगली मेरी टूटी हुई है, देखो पैर ऐसे खोल दिए, ये पैर आज भी आवाज वहां तक आएगी। अगर मैं इस पैर को ऐसे कर लूँ तो शायद मेरी हड्डियों की आवाज आपको वहां तक आएगी। आपने बताया था कि कानों पे मेरे करंट लगाया है। जी जी। इसके अलावा फिर लाठियां पैरों पे मारी गई और इस घुटने से नीचे ऐसी कोई मतलब एक एक लाठी का साब आज भी आपको उन पैरों पे दिखाई देगा। 12 साल बाद भी ये हड्डी पे जहाँ जहाँ लाठी लगी हुई है वो हड्डी आज भी वहाँ से दबी हुई है। 12 अक्टूबर 2011 का दिन था वो, और जो मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था, जिसने मेरे चेहरे की हंसी और मासूमियत सब कुछ छीन लिया था। वो जेल में जली हुई रोटी और दाल का पानी आप खाओ, आप एक बार हल्की सी हवा लग गई तो शायद आप खा भी ना पाओ 15 मिनट बाद। मेरे हिप्स के साइड इतने फट्टे लगे, इतने कमर पर मेरी मतलब उन्होंने ऐसे मारा, और मेरे कान पे ऐसे दर्द के कोई अंगूठी पहन रहा था, कोई कुछ कर रहा था, करंट लगाते। जो टॉर्चर उनसे हुआ वो उन्होंने तमाम किया। मेरी जान नहीं निकली, बाकी जो उन्हें करना था करा। 18 साल का एक लड़का जिसकी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, उसे एक सिपाही हत्याकांड में आरोपी बनाकर पुलिस ने उठा लिया। इसके बाद उसे इतना टॉर्चर किया गया कि फिल्मों में जो आप 3rd डिग्री देखते हैं वो भी आपको कम लगने लगेगी। लेकिन कहानी इसके आगे और भी है, बहुत हैरत अंगेज है, डरावनी है, भयावह है। उस लड़के ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, लीगल पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की और अपने आप को निर्दोष साबित किया। अमित बागपत के गांव किरठल के रहने वाले हैं और इस कहानी के हीरो आज हमारे साथ हैं लोकल 18 पर। अमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया मुझे। अमित भाई, जो कहानी आपकी शुरू हुई, जिंदगी की जंग जो आपको जेल तक ले गई, वो शुरू किस दिन हुई थी और क्या थी ये कहानी? 12 अक्टूबर 2011 का दिन था वो, और जो मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था, जिसने मेरे चेहरे की हंसी और मासूमियत सब कुछ छीन लिया था। मैं नॉर्मली अपने सिस्टर के यहाँ पे गया हुआ था। उन दिनों वहाँ पे एक नाग का नामी चर्चित बदमाश सुमित कैल सुर्खियों में था। उसने अपने गैंग के साथ पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, राइफलें लूट ली, और इस केस में बहुत सारे आरोपी बनाए गए, जिनमें से सबसे कम उम्र का आरोपी, एक गलत आरोपी मैं भी बनाया गया। तो कितनी उम्र थी आपकी उस समय? मेरी उस टाइम लगभग उम्र 18.5 वर्ष के आसपास थी, और ये सारी चीज़ों का मैं सामना कर पा रहा था। लेकिन मैं कोई अपने जो मैं बोलता रहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन वो जो 11-12 दिन का समय रहा, उसके बीच में बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई। काफ़ी लोग इसमें उठाए गए थे, कुछ छूटते रहे, कुछ नहीं छूटते रहे। छूटने के बीच में क्या क्या कुछ हुआ होगा आप समझते हैं। डिमांड मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैं एक मध्यवर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं अपने आप को बचा नहीं पाया था उस टाइम पर। फिर इस कहानी की शुरुआत में अगर हम जाएं तो वो कौन सी सरकार थी और क्या आप पे आरोप लगाए गए थे? उस टाइम पे आदरणीय मायावती जी की सरकार थी, और मेरे ऊपर से 120B 396 412 के सेक्शन लगाए गए थे। जो सिपाही हत्याकांड हुआ था थाना उनकी मस्तगढ़ पुलिया, और जो सुमित कैल ने किया था, जिसका बागपत के छपरौली में 25 अप्रैल 2012 को एनकाउंटर भी हुआ था। जो इस घटना का मुख्य सूत्रधार था, मुख्य हत्यारोपी था, जिसने ये घटना की थी, उसका एनकाउंटर हुआ था। इसमें एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई है, एक की कैंसर से मृत्यु हुई है। तो इसमें कुछ ही लोग सुमित कैल गैंग के आदमी थे जिन्होंने घटना की थी, लेकिन इसमें 17 आरोपी बनाए गए थे। उन 17 में से एक निर्दोष होते हुए सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं भी था, जिसने 12 साल इस केस में सफ़र किया। लेकिन एक जुनून था, एक संकल्प था, एक जज्बा था कि जो आज मुझे अपराधी की दृष्टि से देखते हैं, मुझे अपना कलंक मिटाना है। तो मैं इसी संकल्प के साथ, इसी जज्बे के साथ उस जो अधूरा रास्ता शिक्षा का था, उसी रास्ते पर बाहर आकर फिर दौड़ा। उस तारीख को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 2011 की, पुलिस ने आपको कहाँ से उठाया, आप कहाँ थे और फिर उसके बाद कहाँ ले गए? मैं 12 अक्टूबर 2011 को अपनी बहन के यहाँ पे गया हुआ था। मेरी उस गांव में कैल शिकारपुर की लोकेशन थी, मेरी घटना स्थल की लोकेशन नहीं थी। वहाँ पे एक नाग के नामी बदमाश ने घटना कर दी जी। घटना होगी, हाईलाइट बहुत सारी, मतलब बहुत वो हाईलाइट जो है घटना हुई। तो मैं तो नॉर्मली अपने घर पे आ गया था। उस दिन घटना वाले दिन मैं उस गाँव में गया। अच्छा। और उस गांव में, वो छोटा सा गांव है, कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें से इस केस में ना आरोपी बनाया गया हो, उठाया नहीं गया हो। तो मैं भी जब वे जिनके यहाँ मेरी बहन है, वे उस बदमाश की कैसे सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे, या वे इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वे उनकी आत्मा जानती है। लेकिन जिनके यहाँ मेरी बहन है, तो मुझे वो खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरी रिश्तेदारी होने के कारण, कि उन्होंने मुझे भी उसमें, मैं उस घटना वाले दिन लोकेशन मेरे उस गांव की थी, कैल शिकारपुर की। घटना 4 किलोमीटर की दूरी पर हुई, तो मुझे संदेह की दृष्टि से इस केस में आरोपी बनाया गया। मेरा दोस्त नहीं था इस केस में, मेरा तो दोस्त इतना था कि मेरी उस गांव में रिश्तेदारी थी अपनी बहन के,
कहते हैं ना कि आस और काश में जिंदगी बीती। भैया आता है कि काश उस दिन अपनी बहन का ना जाता तो शायद ये चीज़ ना होती। तो बस ऐसे मेरा उस घटना में नाम आया, और जिसने ये नाम लिखा आईओ साहब ने, वे मुझे पहचानते तक नहीं। जो घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है उसने कहा कि ये लड़का नहीं था, लेकिन 12 साल लग गए इस चीज़ में मुझे अपना आप को साबित करने में। इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, जैसे किसी सिपाही की हत्या कर दी या बड़े बड़े क्रिमिनल जिनमें इन्वॉल्व होते हैं, आप तो 18 साल के थे, तो पुलिस ने जब पहली बार देखा तो ये लड़का है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लगभग घटना से 12 दिन बाद मुझे उठाया गया था। पहले मेरे पिता को उठाया गया, पिता को ले गए, फिर उसी शाम को फिर उन्होंने मुझे भी उठा लिया। तो जब पुलिस वाले आए तो वे मैं एक रिश्तेदारी में था, उनसे पूछा कि अमित कहाँ है, अमित कहाँ है। सारे ऊपर छत पर बंदूक लेकर 47 लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़े थे। तो अम्मा ने कहा कि वो तो लड़का अच्छा है, वो निर्दोष है। और फिर मेरे से पूछा बेटे अमित कहाँ है। अच्छा, मेरे से उन्होंने पूछा बेटे अमित कहाँ है। तो मैंने कहा साहब मैं ही अमित हूँ। तो उन्होंने मत्थे में हाथ मारा ऐसे, अबे यार कहीं कहीं जिलों की पुलिस तेरे पीछे लगी हुई है, तो तुम तो हमारे बच्चे से भी छोटे हो। मैं 18 से 21 साल का जेल में हुआ। उस वक्त तो दाढ़ी वाड़ी भी कुछ नहीं आई थी, वो सब जेल में ही आई। मेरे बहुत हल्का सा मेरा शरीर था, मेरी हाइट भी 12 आके बढ़ी है। हाइट भी, आप शरीर का विकास कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन इस केस में उठाया गया और फिर मुझे इस केस में काफ़ी टॉर्चर दिया। जो 24 अक्टूबर से और 4 नवंबर के बीच का समय था, वो सारा टॉर्चर में मेरा बीता। तो ये टॉर्चर का जिक्र हम जब करते हैं सर, तो ये जब आपको जेल ले जाया गया तो वहाँ सबसे पहले क्या सवाल पूछा और कैसे वो शाम से शुरुआत हुई, कैसे उन दिनों की शुरुआत हुई टॉर्चर वाले दिनों की? टॉर्चर जब जिस दिन मुझे उठाया गया तो मुझे सबसे पहले उसी थाने में ले जाया गया कुछ ही मिनट के लिए। लेकिन वहाँ से फिर मुझे पुलिस टीम मुजफ्फरनगर के लिए लेकर निकल पड़ते, क्योंकि वहाँ मीडिया का जमावड़ा था और घटना हाईलाइट थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ रोकना उचित नहीं समझा, तो ये मुजफ्फरनगर के लिए लेकर निकल पड़े। वहाँ सिविल लाइन थाने की हवालात में जाकर मुझे बंद कर दिया। उसके बाद वो जो अगली सुबह थी वो अलग सुबह थी। जो हंसता खेलता हुआ अमित था वो वाला अमित नहीं था, वो चीख पुकार वाला अमित था अगले दिन। कि वो जो टॉर्चर की सुबह हुई, सुबह ही पहले ही दिन उन्होंने जो सुबह उस हवालात से निकाल कर, बराबर में उनका ऑफिस था, तो वे उंगली पीछे मिलाते थे सारी। आज भी ये उंगली मेरी टूटी हुई है, देखो ये पीछे, मतलब ऐसे ये पीछे मिला देते थे बिल्कुल। पुलिस वाला आया और उसने आपसे सवाल तो पूछा होगा कि भाई, सवाल पूछा कि राइफल कहाँ है। अच्छा, राइफल कहाँ? हाँ, तो राइफल तो वही तो बता सकते थे जिसने घटना की थी। 12 दिन तक एक ही सवाल का जवाब हो कि राइफल कहाँ है। ये गैंग नहीं पूछा कि आपसे यार गैंग कौन सा है तेरा, ऐसा कुछ? ना, गैंग के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस राइफल कहाँ है। फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे नहीं पता राइफल कहाँ है। तो कह रहे कि जिनके मैं बताया ना कि मेरी उस गांव में बहन थी, मैं उस दिन जो वहाँ पे गया हुआ था, घटना में कुछ लेना देना था। फिर इसमें 13वें दिन एक अभियुक्त पकड़ा जाता है, जिसे अभियुक्त बनाया गया धर्मेंद्र नाम का। अच्छा, तो उसने भी राइफल बरामद कराई। जिसके यहाँ से बरामद हुई उसकी भी कैंसर से मृत्यु हुई, जिसने बरामद कराई उसकी भी कैंसर से मृत्यु हुई। धर्मेंद्र की निशानदेही पे संजीव के घर से राइफल बरामद हुई। दोनों की जजमेंट आने से पहले कैंसर से मृत्यु होगी। तो जब उसने राइफल बरामद कराई तब हम टॉर्चर का शिकार इतने हो गए थे कि हमें जेल भेज दिया इस केस में। तो ये जब हम टॉर्चर यूज़ कर रहे हैं, हमने आज तक फिल्मों में ही 3rd डिग्री देखी है ना, आपने उस दर्द को झेला है, तो वो कैसे इस दर्द को आपने झेला? वो फिल्मों में ही मैंने सुना था 3rd डिग्री क्या होती है, लेकिन अपने शरीर पे महसूस कर रहा था मैं। और सिर्फ वो एक दिन महसूस नहीं करी मैंने, 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक वो डिग्री महसूस करी। नाखूनों को पानी भी डाला जाता था, सर्फ का पानी था वो। अब बाल्टी में मात्रा कितनी थी पानी की ये तो नहीं बता सकता, लेकिन उस बाल्टी से वे पानी डालते थे। कानों पर करंट भी लगाया जाता था और ये उंगली पीछे मिलाई जाती थी। उंगली टूटी हुई आज भी ठीक नहीं हुई। मैंने इसे एम्स में दिखाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अब इसे छेड़ो मत। अब दर्द तो नहीं होता, लेकिन ये आज भी हटी हुई है वहाँ से, अपने स्थान से। इन पैरों से आज भी मैं चल नहीं पाता, पैर ऐसे मेरे खोल दिए थे उन्होंने। और सिर्फ खोले नहीं थे, 2 अधिकारी बड़ी प्रताड़ना देते थे, पैर बिल्कुल ऐसे खोल कर। तो आज भी मैंने पैरों से, सर्दी हो गर्मी हो, मैं आज भी लंगड़ा के ही चलता हूँ पैरों से। तो शरीर टूटा लेकिन मन नहीं टूटा। आप थाने में हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, ड्यूटी बदल रही है जी, हर आदमी वही सवाल कर रहा है कि राइफल कहाँ है। थाने वाले सवाल नहीं कर रहे थे, थाने वाले तो एक हवालात पर सिर्फ ड्यूटी दे रहे थे। जो बराबर में जो ऑफिस था उनकी टीम थी, वो सवाल करती थी। और उस टीम पे ऐसा नहीं कि पूरा दिन में मेरे से ही सवाल करते थे, और भी इस केस से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन वो टॉर्चर का पीरियड एक रोज आता था जब तक मैं रहा। तो अलग अलग टॉर्चर करते थे रोज? अलग अलग टॉर्चर होते थे रोज का। वही कभी पैर ऊपर उठा दिए, मेरे पैर पीट दिए और पैर सूज जाते थे। फिर पैर खोलने के बाद दौड़ने के लिए बोलते थे। खोलना मतलब पैर ऐसे हमारे ऐसे जैसे हाथ खोल देते हैं, आज तो नहीं खुल पाने के पैर, ऐसे खोल के पैरों पे खड़े हो गए थे।
तो ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रताड़ना मैं वहाँ देखी। और फिर एक पिटाई ऐसी थी कि पैर ऐसे बांधे, जमीन में आदमी लेट जाता है, उसमें डंडा ऐसे देते हैं, उस पर पैरों को, ये हमारे जो पैरों का निचला हिस्सा होता है, तो इस पर बड़ी निर्ममता से पिटाई होती थी। आप ये कह सकते हैं पिटाई होते होते खून मांस ये सारे लाल हो जाते थे। फिर पैर खोलते थे तो बैठने नहीं देते थे, दौड़ने के लिए बोलते थे। फिर गरम गरम जो चाय भी पिलाते थे, कभी मर जाए। गरम चाय? हाँ, गरम चाय। अब गरम चाय भी मुझे पिलाते थे। और काफ़ी मतलब मैं उत्पीड़न से इसमें मैं हुआ, लेकिन मन में एक संकल्प था, जज्बा था कि ये पिटाई हुई, इस पिटाई से इतना टॉर्चर मेरे पे हुआ कि मेरा शरीर टूटा, मेरे सपने टूटे, लेकिन कभी मेरा मन नहीं टूटा। और मन में दो ही रास्ते थे कि या तो मैं अपराध की ओर बढ़ जाता, या मैं जो है क्या नाम सुसाइड कर लेता। लेकिन मुझे वो दाग मिटाना था। जिस कोर्ट में मैं गर्दन झुका के चलता था, हथकड़ी लगा के चलता था, मुझे वहाँ सम्मान पाना था। ये मुझे एक जिद थी। और जो आर्मी में जाता है उसका तन और मन कमज़ोर नहीं होता। मैंने ये केस बिल्कुल एक आर्मी के जवान की तरह फेस किया। और मन में ये था कि मैं इस कलंक के साथ मरना भी नहीं चाहता। यदि आज मैं आपके सामने निडर होकर बैठा हूँ तो मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। उस टॉर्चर को जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो एक रोज़ मैंने ये भी कहा था कि साहब आप मुझे गोली मार दो। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल के हमारे युवा है, ये कहते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है। तो खुद से ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता, खुद से ज़्यादा आपको कुछ समझ नहीं सकता, और खुद से ज़्यादा आप इंसान को खुद को ही पता रहता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है। तो इसलिए मेरे ऊपर वो 18.5 साल की उम्र में जो मेरी राह, जो बड़ी संघर्ष थी, जो कटीली थी, वो मुझे इस पर हिम्मत भी दे रहा था और रास्ता भी दिखा रहा था। जिस उम्र में आदमी को सोचने समझने की तर्क शक्ति नहीं होती, यदि मेरी ज़िंदगी में संघर्ष लिखा गया तो मुझे हिम्मत भी भगवान ने बहुत दी। तो अमित भाई, जैसे आपने बताया कि टांगों को ऐसे खोल दिया गया है ना, आप बता रहे हैं कि करंट दिया गया और आपको लाठियों से भी पीटा गया। आज भी मेरे पैरों पे एक एक लाठी के निशान है। आप यहाँ हाथ रखोगे आपको ये भी पता लग जाएगा कहाँ लाठी लगी हुई है, कहाँ नहीं लगी हुई है। आज भी मैंने पैरों से चल नहीं पाता, यहाँ तक कि जोड़ डटे हुए हैं मेरे, चल नहीं पाता। कोई उन पुलिस वालों में से एक भी पुलिस वाला ऐसा नहीं था जो 18 साल के लड़के पे थोड़ा सा भी तरस खाए और ये कहे कि यार इतना मत पीटो, मर जाएगा? जिसकी जितनी सर्दी उतरी सबने उतनी उतारी। उनके विभाग का आदमी शहीद हुआ था, और वो उनका आदमी नहीं था, सिर्फ हमारे समाज का हिस्सा था। पुलिस हमारी रक्षा करती है, हमें भी उसकी इतनी प्रति हमारी संवेदना थी, हमें भी दुख था। मेरी कांस्टेबल से कोई रंजिश नहीं थी, कांस्टेबल के परिवार से रंजिश नहीं थी, मेरी गांव में रंजिश नहीं थी, मेरे परिवार की रंजिश नहीं थी। जो आदमी सेना में जाने वाला हो 15 दिन बाद, एनसीसी में जिसका सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, देश की रक्षा करने का जिसने संकल्प लिया हो, वो आदमी अपराधी कैसे बन जाएगा? उसके मन में क्या थॉट्स आए? कुछ भी नहीं आने। तो ये चीज़ें मैं फेस करी, और उन्होंने जितना जिस पर टॉर्चर हुआ सबने अपना टॉर्चर दिया, और इसी टॉर्चर के साथ, टूटे सपने के साथ, टूटे शरीर के साथ जेल में डाल दिया मुझे। तो जेल डाल दिया मतलब पहले आप थाने में थे, आपको ले गए थाने में कितने दिन रखा? थाने में 24 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक तो मैं रहा मुजफ्फरनगर में। उसके बाद 3 नवंबर की जो रात थी, सुबह चालान होना था हमारा थाने से, और हमें फिर उसी थाने में भेज देगा जिस थाने के हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अच्छा जी जी। वहाँ तो और गुस्सा होगा कि भाई मेरे साथी गया है। हाँ, तो और गुस्सा वहाँ उतार रहे होंगे तो वो रात ऐसी रात थी कि उस रात पलक नहीं हमने ऐसे बंद करके देखी अपनी। वहाँ पे कांस्टेबल की ड्यूटी लगी हुई थी, वो अगर पलक लगती हुई थी, बैटरी की उनके हाथ में टॉर्च भी थी और लाठी थी, तो बाहर से ही ऐसे मारते थे, और हमें इधर को बैठा रखा था ताकि वो डंडा मार सके। तो वो रात इधर को मतलब वो जो दरवाजा होता है, दरवाजे की तरफ को जो सलाखें होती है, हवालात होती है थाने की, पलक जैसे काफी सोने नहीं दे रहे थे, तो डंडा मारते थे, गाली देते थे को। फिर सुबह होती है, और उस सुबह हमारा डोजियर वे जो तैयार करते हैं, सारी डिटेल भरते हैं, उसके बाद फिर हमें पेश करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद एक पीएससी का गोल घेरा बनता है ज़मीन में गिरा के, जिसकी मतलब बहुत सारी पिटाई होती है, और एक वो जो थमला होता है, उसके बरामदे का जो पिलर होता है, उसके हाथ ऐसे खींचे और सबकी पैंट उतारी जितने भी इस केस में थे, और सबके जितना भी स्टाफ था, वो फट्टा टाइप होता है, तो उससे हमारे जो बैक साइड पे खाल नहीं छोड़ दी थी, खून और मांस पैर के लोट बह रहे थे। 3 महीने बाद खाल आई थी मेरे पैरों से, मैं चल नहीं पा रहा था, उंगली मेरी सूजी हुई थी, करंट मुझे दिया गया था, याददाश्त मेरी ऐसे डाउन थी, बस मैं उस टाइम मर नहीं पाया, नहीं बाकी सब कुछ हुआ मेरे साथ। अमित भाई, मतलब आपने बता दिया कि यार ठीक है, मैं तो इसका हिस्सा भी नहीं हूँ, उम्र भी छोटी थी,
बस हर आदमी पीटे जा रहा है, बस उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कोई केस में लेना आगे देना करना नहीं क्या है, किसको और पेश करना है। घटना करने वाले तो चंद ही लोग थे। अभियुक्त कितने बनाए गए? 17 लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए। और सिर्फ वे मेरी जिंदगी से नहीं खेले, और भी 11 लोग हैं जिन पे केस लगा, जिन्होंने 11 साल इस केस में सफ़र किया। वो एक अलग बात है कि वे सारे मुझे, और एक इस केस में संजय थे क्राइम ब्रांच के सिपाही दिल्ली पुलिस के, मुझे और उसे आरोपी जो उसके सामने उसके प्रमोशन रुके हुए थे, मेरे सामने पूरी जिंदगी थी। बाकी जो अन्य अभियुक्त थे उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। संजय पुलिस में थे, मैं एडवोकेट बन चुका था, तो हमें लीगल काफ़ी जानकारी थी। वे अशिक्षित लोग थे, 8वीं पास लोग। उनके लिए तारीख एक पिकनिक थी, चाट पकौड़ी खाओ, 15 दिन बाद अपना फिर वापस आ जाओ। लेकिन हम तो इस केस में सफ़र कर रहे थे। आपको तो बाहर निकलना था, मुझे अपना एक कैरियर भी अपना चुनना था, और मैं एक जो संकल्प था मन में कुछ जो मतलब कर दिखाने का, वो मैं कैसे दिखा सकता था इस केस को। अमित भाई, जैसे आप जेल में थे, थाने में थे, माफ़ कीजिए, तो जब इतनी पिटाई हो रही तो खाना पीना देते थे? थोड़ा बहुत खाना पीना देते थे। शुरुआत में तो मैं देखो 1-2 दिन तो खा नहीं पाया, लेकिन जब पिटाई होती है तो हमारा शरीर ऐसा होता है कि रोटी वो मांगता ही है। आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं 2 दिन तक खा नहीं पाया तो एक दिन पिटाई होने के बाद भी शरीर इतनी मतलब रिक्वायरमेंट, भूख इतनी थी कि मैंने 10 रोटी खाई दाल से। तो जो, और शुरुआत में 5-6 दिन तक तो मेरी बॉडी में दर्द हुआ जहाँ पिटाई होती थी। खाना मांगने की हिम्मत हो जाती थी कि यार भाई मेरे को भूख लगी, कुछ खाना दे दो, ऐसे मांगी? क्योंकि डर अंदर इतना पैदा हो गया होगा पिटाई के बाद कि किसी पुलिस वाले को ये बोलना कि भाई मेरे को खाना दे दो। वे सारे जैसे काफ़ी लोग थे ना, तो 1-2 थाली मांगती थी रोटी का, जैसे कहते हैं ना, काफ़ी मात्रा में। तो उसमें मांगने की तो मैं स्पेशल तो नहीं मांगी, शायद स्पेशल मांगने की मेरी हिम्मत ना होती। आपने सही सवाल किया। तो जैसे जॉइंट मांगती थी तो उन्हें लगता था कि ये खा रहे हैं, तो खाने के बाद उसमें से जो मेरे आता, छोटी छोटी तो ये रोटी थी, छोटी। हाँ, तो उसमें मैंने वे गिनती के, आप मानो अगर बड़ी रोटी होती तो 5 या 3 में गिनती हो उनकी, लेकिन मैं छोटी छोटी थी तो मैंने 10 रोटी खाई। एक कानून में कहते हैं कि जब तक आदमी का दोष साबित ना हो जाए उसको एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाए और उसको इज्जत दी जाए, उसको खाना दी जाए। तो वो जो खाना परोसने का तरीका जैसे हम आप घर पे देते हैं, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, थाने और जेल में हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कभी आपको थोड़ी इज्जत दिखी कि यार पुलिस वाला थोड़ा ध्यान से खाना दे रहा है, या बिल्कुल जानवरों को दे देते हैं? जिसके कपड़े उतार के कोई पिटाई हो रही हो तो वो इज्जत का सामना हो रहा था वहाँ पे। जिसे बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन किए हो टॉर्चर दिया रहा, वो मेरी इज्जत थोड़ी हो रही थी। और सब ये साबित करवाने के लिए था कि आप ये कबूल कर लें कि आप भाई क्या मतलब आप समझ सकते हो, जिस थाने का जवान शहीद हुआ हो तो वे उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा, कैसे वे दिन बीतते होंगे। वो मैं आज भी मेरी आंखों के सामने, अगर मैं वो जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है, वो जो थाने में जो टॉर्चर हुआ, तो आज भी मैं सहम जाता हूँ। दहशत नहीं निकली थी मेरे मन में आज भी पुलिस की, लेकिन अपना आप को मैं समेटता हुआ टूटे सपने के साथ, टूटे हुए शरीर के साथ आगे बढ़ता रहा। और मैं ये कहता हूँ पुलिस में भी सभी तरह के लोग होते हैं, मानवीय चेहरा भी होता है पुलिस का। कोविड में पुलिस ने बहुत लोगों की मदद करी, लेकिन पुलिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्दी का उन्हें इतना नशा हो जाता है, वे इतने निरंकुश बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना। कल को मेरे परिवार से कोई बच्चा पुलिस में जाएगा, क्या मैं उसे ये सिखा के भेजूँ तुम इतने निरंकुश हो जाना या निर्ममता से इतना वो करना? तो मानवीय चेहरा तो आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, पुलिस में जाओ, आर्मी में जाओ, होना चाहिए, मानवीय चेहरा होना चाहिए। तो पुलिस में अच्छे लोग भी है, ऐसी बात नहीं है। तो अमित भाई, जब आप थाने में थे तो घर पे संपर्क कर पा रहे थे लोगों से कि मुझे बचा लो, बहुत बुरी हालत है? नहीं, कोई संपर्क ना, घर वालों ने ही मेरे से संपर्क करने की हिम्मत करी, क्योंकि वे भी डरे और सहमे हुए थे। और मैं तो क्या ही कर सकता था, उनके उसमें था 18.5 साल की एज में, उनकी हिरासत से घर कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। और उस बीच में काफ़ी लोग उठाए गए, काफ़ी व्यवस्थाएं भी हुई, कुछ लोग छूटे भी इस केस में, छोड़ भी दिए गए। तो शायद मैं भी वो ठीक ठाक परिवार से होता या एक छोटे से किसान का बेटा ना होता, तो शायद मैं भी 12 साल इस केस में सफर ना करता। तो किसी ने उस थाने के दौरान पुलिस वाले ने कहा कि भाई थोड़ा पैसे का जुगाड़ कर दो तो कुछ हो सकता है, या इस तरह से डराया हो कि अगर तूने कबूल नहीं किया तो फंसा देंगे? जी, मुझे ये कहा गया कि 13 दिन हो गए, 13 दिन 24 से 4 नवंबर के दिन पीटते 13 दिन से कम हुए कुछ, तो 24 से और 4 नवंबर के बीच के दिन। तो मुझे एक दिन कहा जाता है कि तेरा कोई वारिस नहीं है क्या, कोई आ ही नहीं रहा घर से। अच्छा, घर से नहीं है? हाँ। तो फिर कह रहे कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, इतने दिन रख भी लिया। तो उस बीच अदालत में पेश नहीं किया था, सिर्फ पिटाई हो रही थी। उस बीच कह रहे तेरा कोई वारिस नहीं है। तो वारिस पूछने का मतलब आप समझ सकते हो कि उस बात के पीछे आशय क्या था। तो मैं अपने आसपास दाएं बाएं देख भी रहा था, काफ़ी लोग छूटे भी, और वे कैसी व्यवस्था से वे छूटे
तो वो आप समझ सकते वो हो। आपने भली भांति देखी होगी। इसके बाद जब थाने से आपको जेल शिफ्ट किया गया तो वहाँ से फिर क्या बदलाव आया जेल वाली पुलिस में और थाने वाली पुलिस में? वो जो जेल शिफ्ट किया गया उससे पहले तो हमारा मेडिकल परीक्षण हुआ डॉक्टर का, वहाँ भी हमारे बहुत यातनाएं दी गई और फिर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जेल के गेट तक लाठी लगी और इतनी पिटाई हुई थी, जैसे जेल में एंट्री कराने के बाद वे जो पुलिसकर्मी थे वे बाहर जाने लगे तो जेलर साहब ने रोक लिए हुए कि ये लड़का तो मरने वाला है, अगर इसका कुछ हो गया आप तो मेडिकल रिपोर्ट ठीक देके जा रहे हो, जिम्मेदारी। ठीक मतलब आपकी तो पिटाई लगी तो ठीक क्यों दी उन्होंने? डॉक्टर साहब के सामने पिटाई हुई, लेकिन सारी रिपोर्ट में लिखा कि इसका तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं। मेडिकल रूप से पूरा फिट है, लेकिन हालात उसके विपरीत थे कि कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, पैर सब सूजे हुए थे, खून से लथपथ शरीर था, पीछे पे खाल नहीं थी, पैरों से लंगड़ा के चल रहा था, कानों पे जो करंट लगा था, जो कान में अजीब सी मतलब सूं सूं की आवाज़ होती, जैसे सन्नाटा आप जैसे बोल सकते हो। तो न्यायालय से और मुजफ्फरनगर जेल की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास, पैदल ही गए थे, पीछे से लाठी लग रही थी। तो जैसे ही एंट्री करा के वे चीफ साहब को वे चलने लगे तो जेलर साहब ने कहा मरने वाला। तभी जेल के डॉक्टर आए, जेलर साहब ने बुलाए, मेरे कपड़े उतार के एक घाव, एक जहाँ मेरे बॉडी पे एक घाव था जहाँ से खून रिस रहा था, मेरी पैंट पूरी खून से भीगी हुई थी पीछे। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का मरने वाला। तो एक रिपोर्ट तो वो थी मेरी जो ठीक थी और एक रिपोर्ट कुछ ही समय पश्चात वो थी जो मेरे एक बॉडी का हाल बयां कर रही थी। तो हालात के विपरीत उसमें कम से कम सही लिखा था। हाँ, उसमें कम से कम तो। और जेल में ऐसे नहीं कि मेरी सीधी एंट्री हुई और मुझे बैरिक में भेज दिया। मेरी जेल में 4 नवंबर 2011 की जो एंट्री है वो सीधी हॉस्पिटल की एंट्री है। तो मैं तो हॉस्पिटल में गया सीधा। तो जिसमें मैं दिखाया नहीं कि आप उनके पास थे। नहीं, जेल में तो एंट्री होती है, जेल में हॉस्पिटल होता है। हाँ। जेल का जो हॉस्पिटल होता है, तो मेरी बैरिक में नहीं हुई, आम बंदी की तरह सीधी मेरी एंट्री जो हुई, मेरी एंट्री जेल के हॉस्पिटल में हुई। अच्छा। तो जेल के हॉस्पिटल में हुई, मैं पैरों से चल भी नहीं पाता था। तो जब मैं वॉशरूम भी जाता था तो 3 महीने तक 2 आदमी मुझे उठा के उस जो पॉट तक ले जाते हाँ तो वहाँ तक ले जाते थे। तो बड़ी प्रताड़ना हुई, बड़ी पीड़ा हुई और उस चीज़ को मैं 18 से 21 साल का मैं जेल में हुआ, मेरे मुँह से भी हल्की हल्की जेल में ही आई। ये करंट सर, मतलब करंट भी लगाते थे आप? करंट, इतना करंट लगाया मुझे, करंट यहाँ पे कुछ यहाँ पे लगाई थी उन्होंने चिमटी सी वे। अच्छा, कान पे ऐसे चिमटी लटका दी? हाँ, चिमटी लटका दी थी और एक छोटा सा बटन उनके पास में था, वो तो मेरी स्मृति के मुताबिक मेरे याद आ रहा है मेज पर रखा था, उसे दबाते थे ऐसे गर्दन हलती थी मेरी। वो सीनियर अधिकारी था या कोई ऐसे जूनियर बने था? वे सीनियर अधिकारी नहीं थे, जूनियर ही थे कोई। अच्छा। तो पुलिसकर्मी थे कोई। और उसके बाद मेरा उस करंट का इतना मेरे माइंड पे असर हुआ कि मैंने जीटीबी अपना मेंटल हॉस्पिटल में इलाज भी करा। मेरे ब्रेन में आज भी सूजन आती है, लेकिन मैं 3 साल से अब ठीक हूँ बिल्कुल, और पैरों से तो चल ही नहीं पाता आज भी, लेकिन शरीर टूटा, सपने टूटे। कभी ये ख्याल नहीं आया कि गलत का साथ लेना, कभी ये ख्याल नहीं आया कि अपराधी बनना। बस मन में एक जिद थी कि जो लोग गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं उन्हें एक जवाब देना माकूल समय पर। और शिक्षा को ही मैंने, आज मेरे पास देखो खोने को कुछ नहीं था, सपने टूट गए थे, शरीर टूट गया था, समाज में वापसी करना कठिन था, समाज इन भावना से देखता था। आज जो कोट पहन के बैठा, ऐसा नहीं कि मुझे ये समाज ने गिफ्ट कर दिया, मैंने इसे ऐसे अपनी ओर खींचा। तो मैंने मेहनत 12 साल बहुत करी और कितनी आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेके मैं वो तारीख का सफर तय करता था। वो 12 दिन नहीं बीता जुल्म मेरे पे, 12 साल बीते। 12 साल बीता है। 12 साल बीते। साल नहीं, मैं तो कहूँगा कि उम्र भर आपको उसका दर्द महसूस, उम्र भर दर्द में मैं आज भी चलता हूँ तो मुझे महसूस होता है। मेरे जितने भी साथी है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई मजिस्ट्रेट मेरे जो साथी बने हैं, तो लेकिन मैं अपना आप को देखता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन फिर ये सोचता हूँ भाई ईश्वर ने दुख दिया तो उसने मुझे हिम्मत भी दी। और सबसे बड़ी बात, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इतने गंदे माहौल में रहने के बावजूद मेरे मन में एक बार भी निगेटिव ख्याल ये नहीं आया कि मुझे अब अपराधी बनना, क्योंकि मैं इतना टूट चुका था इस केस से। और इस मुसीबत ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, कभी भी मजबूत बनाया। जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं, अब आप जेल चले गए, वहाँ तो एक से एक अपराधी होगा। और जेल कौन सी थी और वहाँ कैसे कैसे अपराधी? मुजफ्फरनगर जेल थी और वहाँ पे तमाम गैंगस्टर वहाँ पे बंद थे उस टाइम पे। 2011 से 4 नवंबर 2011 से 14 मार्च 2014 के बीच में जेल में रहा। वहाँ पे तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर बंद थे। तमाम गैंग से मुझे न्योते भी आए। न्योते एज इन मतलब क्या बोलते हैं? अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की गई, हमारे साथ करो। हाँ, लेकिन मैंने किसी को रास्ता नहीं दिया। बताते थे कि यार देखो हमने तो उसको मारा, हमने तो ये कर दिया। कहते थे कि हमारे साथ आ जा, हम तुझे छुड़वा देंगे। मैंने कहा भैया मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी वो रानी है। तो कुछ लोग जिनका एक पेशा है तो वे पागल भी कहते थे, कोई कहता है ये तो ऐसा ही है, तो सबकी सुनी। गांधी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, गांधी जी की थ्योरी पे ही मैंने काम किया।
मैंने जेल में आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोली कभी भी। तो वो जो गैंगस्टर मान लो किसी ने बोला कि आ जा, तो उस वक्त आपका फोकस क्लियर था कि नहीं भैया बाहर जाके निर्दोष मेरा साबित पहले से ही होऊंगा? फोकस क्लियर था, उस वक्त नहीं, जब मैं ये पिटाई टॉर्चर सह रहा था। तभी आपने मन को क्योंकि मजबूत मैं कर लिया ऐसे था। परिवार से ताल्लुक ही नहीं रखता था कि मैं अपराधी बनूं या मेरे सामने कोई ऐसी मजबूरी है कि मैं कलंकित जीवन जीऊं। मेरे पिता तो गरीब बेशक रहे हो, मध्य वर्ग के किसान है मेरे पिता छोटे से, और मन में एक लेकिन हमारा जो परिवार की नींव रही वो शिक्षा रही है। 1975 के मेरे पिताजी ग्रेजुएट थे, तो हमारा तो परिवार में गांव में एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा यदि नौकरियां तो हमारे परिवार का नाम आता है सबसे पहले। तो वहाँ पे जेल में जब आप थे तो कोई मिलने आया घर से, कैसे फिर संपर्क हुआ? जब मुझे 4 नवंबर को जेल भेज दिया गया, तो सबसे पहली बार मेरे पिता मेरे से 7 नवंबर 2011 को आए। पहली मुलाकात थी मेरे पिता की। कुछ वे मेरे लिए कपड़े लाए थे और कुछ दवाई भी लाए थे, ट्यूब, जो उन्हें एक मालूम था पिता को उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। तो मैं बड़ी हिम्मत से, जहाँ मिलने की वो जगह थी, मैं बैठा हुआ था एक ढीला लोअर पहन के, क्योंकि मेरा लोअर वो खून से लथपथ था, पिटाई ज़्यादा होती। मैं मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वे लोग पैरों से भी नहीं चला जा रहा था। जो कुछ लोग अंदर थे जो लंबरदार टाइप होते हैं, वे मेरे पिता के आने से पहले ही मुझे उस जगह बैठा दिया उस हफ्ते में, कि जैसे मैं फिर भी बड़ा मजबूत ना दिखे पिता को, तो ठीक ठाक बैठा रहा। उनके सामने मैं रोया भी नहीं, मुझे था कि कभी ये जो घर जाकर रोए। लेकिन जब इस हालत में अपने बच्चे को तो उन्होंने मेरे सबसे पहले ऐसे हाथ देखे, तो कोई सूजन थी नातों पे मेरे, नील बोलते हैं जिसे आप कहते हैं निशान। हाँ, तो वे इन पर काफ़ी पड़े हुए, ऐसे मतलब मुंह पर को हाथ फेर रहे थे। तो फिर उनकी नज़र मेरे लोअर पे गई, जो मैं अपना आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही नहीं था मैं। उन्होंने लोअर नीचे किया, रोने लगे। तो जो वे शब्द कह के गए थे, तो वे शब्द कह के चले गए। और जब वे गेट से निकल रहे थे, हम एक दूसरे को तब तक देखते थे जब तक वे हमें देखने बंद नहीं होते थे, हम एक दूसरे को। तो वहाँ का जो वॉशरूम था जेल का, मैं जेल में जाकर होता था घर वालों को याद करके, उस वॉशरूम में जाके अपने आंसू पूछ कर फिर आकर लेट जाता था। बहुत कम उम्र थी वो, और बहुत कुछ फेस भी किया था, और वो ऐसा समय था कि बस मैं आज भी यदि उस समय को याद करूँ। मैं समझ सकता हूँ। फिर जेल से जब तारीखें पढ़नी शुरू हुई, तो जब कितना, लगभग 12 साल केस चला? 12 साल केस चला, और इस केस में जहाँ तक मेरी स्मृति के मुताबिक है एक बार तो 4 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया। उसके बाद अगली जो तारीख थी, शायद वो 17 या 16 तारीख कोर्ट में लगी थी, उसमें हम पहली बार कोर्ट में गए। जज ने जब आपको पहली बार देखा होगा, तो क्या मतलब उसको क्या लगा होगा कि केस क्या बच्चा देखते थे कैसे करता है? एक मुजफ्फरनगर, मेरे ऊपर गैंगस्टर भी लगाई गई थी, तो गैंगस्टर कोर्ट में माननीय न्यायाधीश, धाराएं बहुत मजबूत थी। हाँ, तो माननीय न्यायाधीश महोदय थे, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन वे देखते थे जब मुझे, वे हथकड़ी भी खुलवा देते थे मेरी। और इतना मानवीय चेहरा उन्होंने मेरे साथ निभाया कि उन्होंने मेरे से पूछा कि इसे आप किसे ले आए? किसे लिए? उन्होंने पूछा मेरे से कि तुम्हें कोई दिक्कत है अंदर, माननीय न्यायाधीश महोदय ने। मैंने कहा साहब, मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हुई थी, आंखों से दिखना थोड़ा कम हुआ था उस टाइम पे, मुझे आंखों में दर्द होता था, खाने पीने की पिटाई हुई। आप ये कह सकते हो कि जीवन की जो शुरुआत जब आदमी अपने वो होता है, तो काफ़ी चीज़ यादों में, टेंशन में बहुत कुछ हो जाता है नुकसान। तो उन्होंने मेरी जो दूध जेल में, जेलर साहब को एक लेटर लिखा न्यायालय ने, इस बच्चे को दूध उपलब्ध कराया जाए और इसका ध्यान रखा जाए। तो न्यायालय ने भी मेरे ऊपर मानवीय चेहरा दिखाया, और उसके बाद दर्द बयां कर पाए कि यार देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है? मैं वो दर्द बयां किया उनके सामने। कुछ चीजें कि मैं अगर यहाँ बोल दूंगा नहीं, पुलिस वाले फिर कुछ चीजें ऐसी होती है कि प्रक्रिया का हिस्सा होती है, समय आने पर उस चीज़ का होता है। जैसे केस में तब तक जो वो केस में चार्ज नहीं बना था, और केस प्रक्रिया की जो प्रक्रिया थी, जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगे थे, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। क्या मेरे खिलाफ सबूत है, क्या नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे सिर्फ तारीख लगती थी, सिर्फ तारीख लगती थी। तो उन्होंने फिर एक लेटर लिखा कि तुम्हें क्या, मैंने कहा साहब मुझे दिखाई नहीं देता। तो माननीय न्यायालय ने मेरी जेलर साहब को लिखा कि इसे दिखाया जाए। तो मेरे लिए बहुत मानवीय चेहरा उन्होंने निभाया, और वे बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा जब भी मैं तारीख पर जाता था तो मेरी हथकड़ी खुलवा देते थे, और मुझे 2-2 घंटे तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जो माननीय न्यायाधीश महोदय होते हैं, उनकी तुलना भगवान से की गई।
और उनके सामने पता नहीं कितने केस ऐसे आते होंगे कि वे देखते ही पहचान जाते होंगे कौन असली है, कौन निर्दोष है, कौन दोषी है। तो माननीय न्यायालय का भी मुझे उस टाइम पे एक मानवीय चेहरे को देखने को मिला मुझे इसमें। अमित भाई, जब न्यायालय के चक्कर लगाने शुरू हुए, जब तारीखें पढ़नी शुरू हुई, तो वहाँ पे कितनी तारीखें पढ़ी और किस तरह से फिर आप बाहर निकले? जो जेल से तारीख पर एक बंदी वाहन में मुझे ले जाया जाता था, 2 साल 4 महीने 16 दिन में मुजफ्फरनगर जेल में रहा। उसके बाद जो बाहर का सफ़र शुरू हुआ और बाहर में ज़िंदगी के संघर्ष से गुजरा, तो वो जो तारीख का सफ़र होता था आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेकर, वो बड़ा दर्दनाक था मेरे लिए। पैसे जुटाना, उस पैसे की व्यवस्था करके अदालत तक जाना, पूरा दिन वहाँ निराशा में खड़े रहना और उस बीच इसी टेंशन में पढ़ाई भी करना। मैं बस एक चीज़ यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि जब अदालत ने आपको कहा कि आप ठीक है, मतलब आपको जमानत दी जाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत होगी। जमानत के बाद सबसे पहले आप कहाँ पहुँचे? गाँव? जमानत के बाद मैं पहले अपने गाँव पहुँचा, लेकिन मैं वहाँ 2 ही महीने रह पाया। और क्योंकि ताने वे जो आसपास का माहौल था, वे उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के, कुछ लोग मुझे नमस्ते भी करने लगे। मैंने कहा मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा बाहर? तो मैंने कहा आप ऐसी क्या खासियत देखी आपने मुझे, आप नमस्ते कर रही है? तो फिर धीरे धीरे उन्हें मेरी आदत का पता लगा, तो उन्होंने वो अपनी गलती में सुधार किया। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि निगेटिव लोग हर जगह मिलते हैं, तो आपको उसी दृष्टि से देखते हो कि इसने तो किया है। हाँ, इसने तो किया है। और समाज की विडम्बना भी यही है कि वे न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं करते, और पहले ही उसे दोषी मान लेते हैं। तो फिर जैसे मैं जाता था किसी फंक्शन में गाँव देहात में, तो कभी शिक्षा के बारे में पूछा, कभी स्वास्थ्य के बारे में पूछा, बस ये पूछते थे वहाँ से कब आया। तो ये चीज़ें मुझे परेशान करती थी, तो मैंने अपना घर और अपना प्रदेश ही छोड़ दिया। तो वहाँ से बागपत तो से मैं निकलने के बाद गुड़गांव पहुँच जाता हूँ। मैं अपना BA सेकंड फाइनल में एडमिशन लेने के बाद तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ गुड़गांव में। 3000 रुपये की वंदना मैडम के यहाँ, अजय चौधरी एडवोकेट जी है, बार के अध्यक्ष रहे, उनके यहाँ मैं एक नौकरी करता हूँ, उसमें मेरा काम नहीं चलता था। और संदीप जी मेरे साथी रहे वहाँ पे गुड़गांव में, उन्होंने मुझे आसरा दिया था अपने पास, वे सेल्स में नौकरी करते थे। मेरा पैसे में काम नहीं चलता था, तो गुड़गांव गाँव में शाम को कैलेंडर बेचता था। और मैंने इस पर एक लाइन भी लिखी थी कि देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर, जब कैलेंडर बेचे थे गुड़गांव के अंदर। तो ये जो पीड़ाएं थी, जब परिवार की कमी महसूस होती थी, ये सब संकट मेरे जीवन में चल रहा था सब, तो मैंने लिखा था कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ, और मुझे महकने का मौका माननीय न्यायालय ने दिया। मैंने अपने जो कर्म करे फल भगवान ने दिया। तो मेरी ना मैं पहला अपराधी था, ना मैं अब अपराधी हूँ, और मैं तो पहले भी मदद करता था लोगों की और आगे भी करूँगा। अपने लिए नहीं जीना, जब लोगों के लिए जीना है। जब आप गुड़गांव पहुँच गए तो आपने जो कानून की पढ़ाई है वो शुरू की, ताकि आप खुद को और समाज के दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखा पाए कि भैया बचा जा सकता है। तो इतना मनोबल वो आया कहाँ से, कैसे आप मजबूत बने? मुसीबत बहुत बड़ी थी और बहुत ही कटीली राह थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरे मन में एक संकल्प था, एक जज्बा था, कभी भी ये नहीं आँख में सुसाइड कर लूँ या मैं वापसी नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में एक चाह थी, जहाँ चाह वहाँ रहा। वापसी आप किसी परिस्थिति में वापसी कर सकते हो, बस आपके मन में एक वो जुनून होना चाहिए। जब तक आपको किसी काम को सिद्ध करने के लिए आपके दिल में वो लो नहीं जलने की, तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। मेरे दिल में एक लो थी, एक आग मेरे अंदर थी कि मुझे ऐसा करना, और ऐसा करने के पीछे आर्थिक तंगी भी देखी, भूखमरी भी देखी, लेकिन उस दिन के लिए जिया मैं। और शिक्षा ही वो रास्ता थी जब मैं सब कुछ अपना खो दिया था, मेरे पास पाने को कुछ नहीं था। आज भी दोबारा यदि किसी न किसी चीज़ ने खड़ा किया समाज में, ये चीज़ मुझे गिफ्ट में नहीं मिली, मैंने ली है, मेहनत की है उसके लिए। तो मैं सिर्फ शिक्षा ही वो रास्ता थी जिसकी वजह से मैं जो है दोबारा खड़ा हो पाया। तो जब आपने पढ़ाई शुरू की, आपको पढ़ाई का उस टाइम पे खर्च मैं आपको बताता हूँ। LLB के दौरान मेरे भाई ने मेरी मदद करी, लेकिन ज़िंदगी के कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं। तो उसके बाद मेरठ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मेरी LLM की पढ़ाई हुई। वहीं से मैंने कारागार पे ही रिसर्च करी। जहाँ मेरे सपने टूटे थे, जहाँ मेरा शरीर टूटा था, मैंने अपने सपने को वहीं से उठाया, जेल से ही। मैं जेल से ही कनेक्ट कर दी। जहाँ लोग उसे मेरी निगेटिव रूप में ले रहे थे, मैं उसे पॉजिटिव रूप में बदल दी कि आप मुझे जेल पे, मैंने जेल पे ही वो कर दी रिसर्च। आगे जब मैं PhD करूँगा वो भी जेल पे ही करूँगा। तो मेरे मन में एक संकल्प था कि यहाँ से अपना सब कुछ पाना है, जहाँ सब कुछ खोया। तो ऐसा हुआ कि जब आपको ये काले कलर का, जिसको हम वकीलों का कोट कहते हैं, तारीख पड़ी और आप ये पहन के
अपने आप को बता रहे हैं कि भैया मैं भी अपने केस का बागी हूँ, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ, और फिर आप जज आपसे पूछ रहा है, तो वो वाकया कैसा था? मैंने माननीय न्यायालय से परमिशन ली पेशकार साहब के माध्यम से। तो मैं जब अपनी बात पहुंचाता था तो पेशकार साहब के माध्यम से पहुंचाता था, जो हमारी कोर्ट के रीडर साहब होते हैं। तो मेरी बात को माननीय न्यायालय ने बड़े ध्यान से सुना और मेरे साथ इंसाफ भी हुआ। सारे तथ्य पहलू की जांच करके, सारी एविडेंस की जांच करके मुझे माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। ये बरी करने की तारीख कौन सी थी? ये 27 सितंबर 2023 का दिन था जब मुझे बाइज्जत बरी किया गया। तो एक पक्ष हुआ कि आपको दोषी बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई, मारपीट की गई, है ना, प्रताड़ित किया गया, और थर्ड डिग्री मतलब जिसको जो मैंने जिक्र किया था, फिल्मों में होता है, हमने देखा है, जो अपने ऊपर महसूस वो किया, आपने अपने ऊपर महसूस की। उसके बाद से आपने अपने आप को निर्दोष साबित करने तक इस की लड़ाई लड़ी। घटना से पहले मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल नियमित रूप से छात्र रहा हूँ, रेगुलर छात्र रहा हूँ। 12, 13, 14 में जेल में रहा हूँ। 11 में 4 नवंबर 2011 को जेल चला गया था। 14 मार्च 2014 को मैं जेल से बाहर आया। आते ही 2015 में 3 साल की डिग्री जो 6 साल में पूरी होती है, मैंने वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। 15 से 18 मेरी LLB हुई और 18 से 20 मेरी LLM हुई। तो घटना से पहले भी मैं छात्र था और घटना के बाद भी 2020 तक मैं रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ अपनी पढ़ाई में। और विश्वविद्यालय के ऐसे सामाजिक कार्य हो या कोई रक्तदान का कार्य हो या एम्स में मैंने अपने मरणोपरांत आंखें दान की है, या सुभारती के ब्लड हॉस्पिटल में मेरा नाम भी लिखा हुआ है। लोगों की पता नहीं कितने लोगों की मदद करी। और यदि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी में वो रंग आज जो है भरा गया है, तो लोगों की दुआओं से भरा गया। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत लोगों ने मुझे हिम्मत दी जब परिवार की मुझे कमी महसूस होती थी, पैसे की कमी महसूस होती थी, और बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जो होली दिवाली भी मैं अपने परिवार में नहीं मना पाया। लेकिन कुछ रिश्ते मेरे से छूटे तो कुछ रिश्ते मेरी लाइफ में आए भी, और वो जो विपत्ति में मेरे साथ रिश्ते जुड़े, तो मुझे ये लगता है कि मैं उन्हीं के लिए बना था। तो जो फैसले की रात होती है, अगर हम उसको एक दिन पहले जाना चाहें कि कल आने वाला है, तो उस दौरान क्या नींद वींद, खाना पीना कुछ दिमाग में आया नहीं होगा, या आया था? वो 26 सितंबर की रात की मैं जिक्र करूँ तो वो कोई आम रात नहीं थी मेरी ज़िंदगी की, जिससे मैं कभी भुला भी नहीं पाने का अपने जीवन में। वो रात ऐसी रात थी कि उस रात मेरी नींद उड़ी हुई थी। ये मन में ये था कि पता नहीं कल ज़िंदगी किस ओर जाएगी, क्योंकि मेरी एक तरह से आप यही मान सकते हो ज़िंदगी मौत का फैसला होना था। ज़िंदगी मौत की लड़ाई थी वो मेरी, और शायद तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। और मेरे पास यदि उस वक्त कोई मतलब मेरी सांसें थामा हुआ था, तो वे विपिन भैया मेरे साथ थे। उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत दी, पूरा परिवार मेरे साथ रहा। उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी। मेरी सांसें, आप कह सकते हो कि वे इंसान के रूप में, यदि कोई मैं उन्हें भगवान का भी दर्जा दूँ, तो वो भी ईश्वर को ही धन्यवाद मानता हूँ। और मुझे अहंकार भी नहीं है कि अच्छे लोगों ने मेरी मदद करी। ये सब मैं ईश्वर का वरदान मानता हूँ कि भगवान जो है मदद करने खुद नहीं आते, वे किसी न किसी को भेजते हैं। ये आप पे फांसी की धारा भी थी? हाँ, कुछ भी हो सकता था उस रात को। उस रात कुछ भी हो सकता था। उसके अगले दिन वो कोई साधारण दिन नहीं था। अदालत में मेरे कुछ वकील साथी भी मेरठ से गए हुए थे, शक्ति भैया, आदेश भाई, दिल्ली से भी मेरे कुछ साथी आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, और हमारे भुवनेश भैया गए हुए थे। मेरे भाई भी अदालत में मौजूद थे। तो हम जब मान लीजिए कि एक जज हैं, जज साहब जो हैं, वो एक फैसला पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि किस तरह से आप पढ़ रहे थे, क्या बता रहे थे? 2:47 का समय था। हमें उससे पहले ही कटघरे में जो खड़ा कर दिया गया था। 13 लोगों की लिस्ट आती है, 12 अदालत के बाहर फोर्स लगी रहती है, सभी के परिजन आए रहते हैं। 13 के काफ़ी भीड़ थी, और भी अधिवक्ता साथी वहाँ पे मेरे मौजूद थे जो मेरे साथी थे। तो सबसे लास्ट में उस कटघरे में मैं गया तो मैं था, आप थे। तो उस कटघरे में खड़े होकर मेरे कान भी लाल थे, मेरा मुंह भी लाल था, मेरे माथे पे पसीना आया हुआ था। पता नहीं जिंदगी क्या फैसला है। हाँ, तो मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे खड़े हुए। बाहर जितने मेरे शुभचिंतक, मेरे जो परिजन मेरे साथ गए थे, सबकी गर्दनें झुकी थी, सबकी आप ये कह सकते हो सांसें रुकी थी। तो जब माननीय न्यायालय का फैसला आया और उन्होंने ये कहा कि वे एक एक शब्द में बड़े ध्यान से सुने। हाँ, क्या वो माननीय न्यायालय का फैसला आया कि इस अभियुक्त में जो घटना का चश्मदीद गवाह था, उसकी गवाही को
उसने अपनी गवाही में कहा है कि अमित पुत्र गजय सिंह घटनास्थल में नहीं था। उसकी गवाही को सच मानते हुए अभियोजन पक्ष अमित के खिलाफ कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया। अमित को बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके साथ ही अन्य अभियुक्तों को भी बाइज्जत बरी किया जाता है। और कुल 12 लोगों को 13 लोगों का जजमेंट था। एक अभियुक्त को इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक को 12 लोग इसमें बरी हुए और वे बाकी मैं बताया था वे सब किसान थे। मेरे कितने तो उनके बच्चे थे जो इसमें अभियुक्त बनाए गए थे। और एक संजय क्राइम ब्रांच के सिपाही थे इसमें और एक मैं था। हम दोनों बाइज्जत बरी हुए। सफर संजय ने अपने प्रमोशन, किसी के प्रमोशन रुके थे। मेरे तो पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी राह मेरे सामने थी। तो जब वो जजमेंट सुनाया गया कि मैं बाइज्जत बरी किया जाता है तो मेरी आंख में आंसू थे। आज ऐसा लगता था कि जिस दिन के लिए मैं जिया था, जिस दिन के लिए मैंने मेहनत की थी, जो ये मेरे लोग मुझे ताना मारते थे, कोई गुंडा कहता था, कोई अपराधी, सबकी सुनी मैंने 12 साल में, सबकी। जिसने भी कहा हाथ जोड़ ली, कोई बात नहीं। जब आप बहुत इज्जत के साथ सर उठा के बाहर निकले, उन पुलिस वालों से कभी कोई मुलाकात हुई है इतने बीच में जिन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया, पीटा? अपना आदर्श गांधी जी को मानता हूँ और मैं कहता हूँ कभी भी मिले, कभी दिखे? कभी मिले भी नहीं मुझे। बस केस में जो आईओ साहब आए उनसे मुलाकात हुई। मेरे से पूछ रहे थे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? अच्छा। हाँ, माननीय न्यायालय में उन्होंने झूठ भी बोला कि इसका आपराधिक इतिहास है, लेकिन मेरा घटना से पहले ना घटना से बाद में कोई आपराधिक इतिहास, शांति भंग का मुकदमा दर्ज नहीं था। तो आईओ साहब से मुलाकात हुई, बाकी से नहीं हुई मेरी। और मैं गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। गांधी जी को मैं सिर्फ मानता नहीं हूँ, अपने व्यवहार में जीता हूँ। मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मैंने अपना आप को बदल दिया। तो और वो बदला, मैं ये नहीं कि मुझे आपके सामने बैठा मुझे कोई फेमस होना। मैं तो जो संघर्ष था, जो 12 साल से खामोशी थी, जो मन में एक समुद्र था, जो मन में एक पीड़ा थी, वो बाहर निकाल ली। और वो बाहर इसलिए निकाल ली, लोग छोटी छोटी घटनाओं पे सुसाइड कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वापसी कहीं से भी कर सको। अगर इससे भी बुरा होता, मैं गलत राह नहीं अपनाऊँ था, मैं फिर संघर्ष करता ज़िंदगी में और फिर एक नई वापसी करता। नहीं तो ये जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया और कुछ साबित भी नहीं हुआ, कभी ऐसा सोचा आपने कि यार उनसे, उनके खिलाफ, या गलत तो किया ही, देखो कानून की नज़र में गलत किया तो गांधी जी को आदर्श मेरी मानिए, तो पूरी लाइफ चेंज होगी। कानून की नज़रिए से कभी आप उन पे एक्शन लेंगे? वो तो भविष्य में विचार करूंगा मैं इस चीज़ पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी नहीं मैं कुछ कह सकता इस विषय पे। लेकिन ये जो मेरा जो शरीर है, आज भी मैं बरी हो चुका हूँ। वकालत अपनी मेरठ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, लेकिन ये जो मेरा शरीर है आज भी मुझे एक दर्द का एहसास कराता है। आज भी 12 साल बाद भी मैं कभी बेड पे या खाट पे नहीं सो पाया, मैं ज़मीन में सोता हूँ। आज भी मुझे बेड पे खाट पे नहीं, मेरे बॉडी में आज भी इतना दर्द है। ज़िंदगी उस दर्दनाक मोड़ से होकर गुजरी कि बस मेरी जान नहीं गई, बाकी मैं उस दर्द को हर रोज़ जीता हूँ। और मन में जिस आदमी ने मौत को बड़े करीब से देखा हो, और वो आदमी ये मानो कि मेरा दूसरा जन्म है, तो हर इस दूसरे जन्म में मैं हर अच्छा कार्य करना चाहता हूँ जो मुझे बुलंदी पे ले जाए। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे किसी की आत्मा को दुखा के जाए। तो मैं हर अच्छा कार्य करना चाहूँ और अपने लिए भी जीना, अब सबके लिए जाना। जो मेरे कैसे ऐसे निसाय लोग हैं उनके लिए अमित चौधरी एक उनकी आवाज़ बनेगा, और निसाय उनकी बिल्कुल निःशुल्क लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। एक सवाल जो शायद मैं बीच में कहीं मिस कर गया, पूछना चाहता था आपसे, जेल में खाना वाना ठीक मिलता था? जेल है, और जेल में खाना कैसे ठीक मिल सकता है? लेकिन हमने यही देखा है कि वो पानी जैसी दाल रोटियाँ, वो जेल में जली हुई रोटी और दाल का पानी आप खाओ, आप एक बार हल्की सी हवा लग गई तो शायद आप खा भी ना पाओ 15 मिनट बाद। तो जेल का जो खाना था तो वो आप समझ सकते हो, जेल थी वो जो गर्मी का टाइम रहता था। चीज़ हम कई बार फिल्मों में देखते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास फ़ोन भी जाते हैं, उनके पास उनके रिश्तेदार भी जल्दी मिलने आ जाते हैं, या उनके पास उन्हें और भी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये वाकई होता है जेल में? बिल्कुल होता है, वास्तविक है जीवन की। जेल जो पेशेवर मुजरिम होते हैं, जिनकी आमदनी का स्रोत ही अपराध होता है। हम तो किसान फैमिली से थे और गलत फंसाए हुए थे। हमारे मन में तो ऐसी चाह भी नहीं थी कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम जेल जैसी जगह पे जो है जाना होगा और हमें वो कलंकित जीवन जीना होगा। जिनका ये काम ही है, कुछ मजबूरन रूप से अपराधी बनते हैं, कुछ पेशेवर मुजरिम होते हैं, कुछ निर्दोष भी होते हैं। तो जेल में जो अंदर रह कर महसूस करा कि जेल जो है पैसे वाले की तो सही कट जा, जो बेचारा मध्य वर्ग के फैमिली से ताल्लुक़ रखे हो तो परेशानी रहे। तो
अमित भाई, जो जेल में जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं कि एक कैदी जिसको फोन वोन मिल जाता है, जिसके पास हथियार भी पहुंच जाते हैं, और एक कैदी जो बिल्कुल गरीबों जैसी जिंदगी काट रहा है, जिसके ना कोई मिलने वाला आ रहा है ना कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपने वो वहाँ जेल में ऐसा कुछ देखा? ऐसा होता है वाकई? मैंने देखा जो बड़े चर्चित अपराधी होते हैं उनके पास रोज़ मुलाकात आती है। उनके पास मुलाकात आने का एक मेन कारण ये भी है, उनके पास वे सारी तमाम व्यवस्थाएं होती है क्योंकि वे उस चीज़ में पूर्ण रूप से उतरे हुए होते हैं। जो एक नॉर्मल इंसान गलत किसी केस में फंसा हो और मध्य वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखता हो, तो अगर वे रोज़ जाने लगे तो शायद उनकी ज़मीन बिक जाए। और जेल के बारे में एक बात कही गई है, तो अगर जेल में कोई रुक जाए तो सारा सामान, घर की सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब जो वो थैला होता है उसमें सब कुछ आ जाता है अंदर। तो जेल में रहना भी बहुत कठिन काम है। आप मानसिक पीड़ा भी झेलते हो, वहाँ आर्थिक भी झेलते हो, और शारीरिक तो आपने थाने में झेल ली है। तो वो चीज़ें होती जेल है। में ऐसे सबको अलग अलग काम दिया जाता है, तो वो- आपको कोई काम दिया गया था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं दिया गया था। काम जिसे सजा हो जाती है या कोई जिसके घर से कोई आ नहीं पाता, जो मैंने वहाँ महसूस किया था, उन्हें लंबरदार बना दिया जाता है। तो उसका काम क्या हुआ? उसका काम, जैसे जेल में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं होती है, जैसे पर्ची मुलाकात का व्यवस्था होता है, तो वो जो सजा याफ्ता जो होते हैं, तो कोई पर्ची बोलता है, कोई मुलाकात का मेंटेन रखता है कि कौन लोग किससे मिलने आया और किसकी उस गेट पे ड्यूटी है, किसकी भंडारे पे ड्यूटी है। तो वे ऐसे ऐसे तमाम गेट पे जिन्हें सजा हुई रहती है, वे लाठी लेकर उन्हें लंबरदार बोलते हैं। पीले रंग के वे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, उनको थोड़ा ड्रेस अलग हाँ, दीजिए। उनके ड्रेस अलग। तो वो सुबह शाम उनकी ड्यूटी जैसी लगती है कुछ? हाँ, जैसे बैरिक से निकालना, एक चीफ साहब उनके जैसे अलग अलग जोन है, सारे वो कैदी हैं? सारे कैदी हैं। तो सारी व्यवस्थाएं अंदर जो है, जो सजा याफ्ता है, वही संभालते हैं। और बंदी वे होते हैं जिनका ट्रायल चलता रहता है, और कैदी वे होते हैं जिन्हें सजा जिन्हें होती है। सजा हो गई। हाँ। तो जो कैदी हैं उनमें से ही वो कोई खाना बना रहा है, कोई, हाँ, सारी व्यवस्थाएं। बाथरूम का काम मिल हाँ। गया किसी को, ये वो, तो खाना टाइमली मिल जाता है या फिर वो उसका कोई टाइम नहीं है? उसका जो 11 साढ़े 11 बजे का जो उनका तो दोपहर का समय है, दोपहर को मिल जाएगा। और शाम का है 7 बजे का समय उनका। इस बीच में अगर किसी को भूख लगी, या मान लीजिए कैंटीन होती है जेल में, जो बताया था ना, जिस पे पैसे होते हैं वहाँ से अच्छा। कुछ भी खा सकता है, कुछ भी ले सकता है। जिस पे पैसे नहीं होते तो वो अपना वो करो। और यही मुलाकात के लिए है कि जो जिसके पास पैसे है वो जल्दी मुलाकात के लिए आ जाए? मुलाकात का, जैसे सजा याफ्ता कोई होता है तो उसकी मुलाकात का एक नियम होता है कि उससे सप्ताह में इतनी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो ट्रायल का होता है, कुछ लोग रोज़ भी मिलने आते थे उस समय पर, अब तो मुझे नहीं पता क्या अवस्था है। लेकिन मेरे परिवार नहीं आ सकता था, उनकी सामर्थ्य नहीं थी। मेरे गाँव की दूरी बहुत बैठती है, बुजुर्ग मेरे पिता थे, आते आते परेशान होते थे। आने से पहले उनका मन भारी भी होता था, फिर कई दिन तक वे सोचते थे। तो शुरुआत में तो वे 15 दिन में एक बार आते थे। जब कोई आस ना लगी छूटने की तो फिर 1 महीना भी हुआ, और ऐसा भी हुआ कि लास्ट में तो 1.5 महीने में एक मुलाकात होती थी। तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट होता है कि आपसे मिलने आए हैं, मतलब कैसे पता चलता है? वो अलाउंस पहले बाहर से पर्ची लगवाई जाती है जेल के गेट से। उस टाइम पर्ची लगती थी, अब तो ऑनलाइन पर्ची लगती है। तो पर्ची लगवाई जाती है, उस पर लिखा रहता है जिला का नाम, बंदी का नाम, उम्र, गांव, थाना, मुलाकाती का नाम, सब उस पर लिखा रहता है। तो वो पर्ची 3 राउंड में आती है जेल में, सुबह के टाइम में, 9 बजे के टाइम में, 11 बजे के टाइम में और 12 बजे के टाइम में। तो तीनों राउंड में से पर्ची फिर पास कराई जाती है, उनका एक रजिस्टर बनता है। फिर वो पर्ची लिस्ट बनकर जो पास हुई रहती है बाहर जाती है। बाहर वे जो परिजन वे बाहर खड़े रहते हैं, इधर से एक लिस्ट जेल के गेट के बाहर जाती है, एक बैरिक के पास आती है, हर बैरिक में जाती है कि फला आदमी मिलने आया हुआ है। तब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। अब तो पता नहीं क्या व्यवस्था है, उस टाइम पे एक जगह मिलाया जाता था। आधे घंटे का वो समय होता है, उसमें मिलते हैं और अपनी बात और अपने पीड़ा और अपने आंसू लेकर वापस आ जाते हैं। अब ऐसा रोज तो लगता होगा यार, काश आज मेरे फादर आए हों, मेरा हाँ, भाई लगता आया है हो, रोज या उस मेरे आप पर्ची इंतजार करते हो, काश मेरी पर्ची लगी। संपर्क हो नहीं पाता था। जैसे 15 दिन होते थे, 20 दिन होते थे, तो मैं उस पर्ची को रोज सुनता था कि शायद आज पर्ची आ जाए। और जिस दिन पर्ची आती थी तो इतनी खुशी होती थी कि जैसे होली दिवाली हो। और फिर जाते थे तो 2 दिन तक ऐसे सोचते रहते थे कि पापा आए थे, पापा आए थे, ये आए थे। तो इस बीच में मैंने एक दिन अपने पापा से ये बोला कि मुझे पढ़ना है, मेरी जो शिक्षा अधूरी है। तो मेरे पिता को कोई उम्मीद नहीं थी कि बाहर भी जा पाऊंगा, क्योंकि इतनी जानकारी भी नहीं थी वो चीज़ें। तो मेरे पिता बोले कि तू BA सेकेंड ईयर का छात्र था, मैं अधूरी शिक्षा थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अमित अपने आप को तो 12वीं समझ ले, तो आगे नहीं पढ़ पाएगा, तेरे सारे सपने टूट गए। तो मन में मेरे चीज़ मुझे बुरी नहीं लगी पिता की। पिता ने परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ बोली, लेकिन बाहर आके मेरे में एक जुनून था, जो वो मैंने था कि मुझे वापस खड़ा होना और एक सम्मानित जीवन जीना, मुझे कलंक में जीवन नहीं जीना। मैंने जो है अपनी कलम चलाई, बंदूक नहीं चलाई।
सुनहरे अक्षर में नाम लिखना चाहता था, कलंक में नहीं जीना चाहता। 12 साल जो माथे पे मेरे कलंक लगा रहा है, ये सिर्फ कलम ने मिटाया मेरा। तो बंदूक चलाना मैं उचित नहीं समझा और उस अपराध में मुझे शामिल किया गया जिसका मैं दोषी भी नहीं था। तो समय लगा, लेकिन समय देर से ही भली, माननीय न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मैं एक अच्छा जीवन जी भी रहा हूँ। मेरठ में वकालत करता हूँ। जी, मैं वो टॉर्चर वाला हिस्सा और समझना चाहता हूँ आपसे। उंगलियां मोड़ी गई? ये उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है। उंगलियां मोड़ी गई। जी जी। फिर एक बार आपके पैर ऐसे खोल दिए? पैर ऐसे खोल दिए, ये पैर आज भी आवाज़ वहाँ तक आएगी। अगर मैं इस पैर को ऐसे कर लूँ तो शायद मेरी हड्डियों की आवाज़ आपको वहाँ तक फिर आएगी। आपने बताया था कि कानों पे मेरे करंट लगाया गया। जी जी। इसके अलावा फिर लाठियाँ पैरों पे मारी गई और इस घुटने से नीचे ऐसी कोई मतलब एक एक लाठी का साब आज भी आपको उन पैरों पे दिखाई देगा। 12 साल बाद भी ये हड्डी पे जहाँ जहाँ लाठी लगी हुई है वो हड्डी आज भी पीछे और कमर की तरफ दबी हुई है। मेरे हिप्स के साइड इतने फट्टे लगे, इतने कमर पे मेरी मतलब उन्होंने ऐसे मारा और मेरे कान पे ऐसे दर्द के, कोई अंगूठी पहन रहा था, कोई कुछ कर रहा था, करंट लगाते। जो टॉर्चर उनसे हुआ वो उन्होंने तमाम किया। बस मैं बता तो रहा हूँ ना, मेरी जान नहीं निकली, बाकी जो उन्हें करना था करा। और वही बात थी कि मेरे मन में कभी बदले की तो भावना नहीं आई, ना मैं बदला किसी से ले सकता, ना मेरी ऐसी नेचर थी। मैं तो अपने आप को ही बदल दिया। आज जो पहले अमित था वो आज एडवोकेट अमित है और माँ बाप ने अमित नाम रखा था। यूपी बोर्ड ने अमित कुमार कर दिया 10th की मार्कशीट में और यूपी पुलिस उस नाम को करना चाहती थी अमित किरठल। अमित किरठल नहीं बनना था मुझे, अमित एडवोकेट बनना था। अमित एडवोकेट बनना था। एडवोकेट अमित चौधरी किरठल बनना था। आपराधिक जीवन नहीं जीना था मुझे। अपने गांव को कलंकित नहीं करना था, अपने परिवार को कलंकित नहीं करना था और खुद कलंकित नहीं होना था। मन में ये संकल्प था कि वापसी करनी और सुसाइड नहीं करना। अगर मैं मर भी जाता तो उस दाग को लेकर नहीं मरना चाहता। आज मैं चाहे मरूँ चाहे जीऊँ, मेरे माथे पे वो कलंक नहीं है। मेरे पिता ये पूछते थे कि अमित हमारे बाद जो पता नहीं तेरा क्या होगा, और हम भी ये चाहते हैं तो हम जो तड़पती हुई आत्मा से मरना नहीं चाहते। कि बाप के लिए बहुत बड़े शब्द होते हैं बोलते कि हम जो है इस कलंक के साथ मरना नहीं चाहते। हम बाद में यही सोचते हुए चले जाए कि हमारे बच्चे का क्या हुआ होगा। तो मेरे मन में भी, मैं कभी अपने 12 साल में अपने भाई को कोर्ट में नहीं लेगा, अपने पिता को कोर्ट में चक्कर नहीं कटाए। यदि जाने वाला था, अदालत के गेट पर खामोशी से कोई लड़का खड़ा था, वहाँ भी आसपास जो और नेगेटिव ऊर्जा रहती थी। इस केस में जो बताया था ना, वे 8वीं पास लोग थे जो और अभियुक्त थे, वे भी मुझे बोलते थे कि ये लड़का वकील बन रहा है। तो मैं उन्हें भी जवाब नहीं दिया। समय ने जवाब दिया, ईश्वर ने जवाब दिया, न्यायालय ने जवाब दिया और मेरे आत्मविश्वास ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बातचीत का एंड कुछ और अलग तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें इतना दर्द है। एक लड़का जो मेरे सामने बैठा है वो अमित किरठल, अमित एडवोकेट, या वो क्या बनना चाहता था, उसने अपना रास्ता खुद चुना, आपने अपना रास्ता खुद चुना। उन दर्द को झेला, उससे निकले आप, और आज आपकी पहचान आपके गांव में, जो कि हो सकती थी किसी एक अपराधी के रूप में, आज एक एडवोकेट के रूप में है। थैंक यू अमित भाई, हमारे लोकल टीम पे आने के लिए। धन्यवाद आपका सर। क्योंकि ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो टूट जाते हैं, ये कहानी पूरे समाज, पूरी दुनिया के लिए है कि आप अपनी लड़ाई कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। आप नेगेटिव की तरफ जाना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं, आप गए। आप एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लोगों, लाखों, करोड़ों लोगों, पूरे देश के लिए एक मिसाल है। मैं चाहूँगा कि आपकी जो यात्रा है, आपकी जो कहानी है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो लोग आगे बढ़े। धन्यवाद सर, आप नमस्कार।